हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज़ है डेनमार्क से रिलेटेड। एक्चुअली डेनमार्क ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रूवल दिया है। आइलैंड क्या होता है? पानी में जमीन, यानी कि ये सारा पानी है और इसमें कोई लैंड है। अगर इसी चीज को आर्टिफिशियली यानी हम खुद बनाए, इंसान खुद बनाए, तो उसको आर्टिफिशियल आइलैंड बोलते हैं। सो इसका नाम क्या है? लाइन एट होम, या जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो। सबसे पहले डेनमार्क की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये है डेनमार्क, ये है नॉर्थ सी, ये है यूके, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये है बाल्टिक सी, ये है ब्लैक सी। कमेंट बॉक्स में बताइए इस सी का नाम क्या है। डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन और उसके हार्बर पर ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाने वाला है। सो ये इस आइलैंड की पर्टिकुलर लोकेशन है, ये पूरा कोपेनहेगन हार्बर है। नाउ कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट। सो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर एक डैम सिस्टम होगा ताकि अगर सी लेवल इंक्रीज भी हो तो यहाँ पर बाढ़ ना आए। सी लेवल इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे बर्फ पिघलती है। अभी क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे बर्फ पिघलती है, तो उससे जो पानी का लेवल है ओशन में वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो आइलैंड्स हैं उनके डूबने का खतरा होता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिफिशियल आइलैंड में डैम सिस्टम भी होगा इसके चारों ओर। इसके अलावा रिसेंटली डेनमार्क न्यूज में था क्योंकि पहला एनर्जी आइलैंड है, दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड है, वो भी डेनमार्क में ही होने वाला है। इसके अलावा रिसेंटली डेनमार्क न्यूज में था क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन और ICDK ने कोलैबोरेशन किया है वाटर इनोवेशन चैलेंज के लिए। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक पहल है। ICDK का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। नीति आयोग की बात करें तो रिसेंटली नीति आयोग के लाइंस पर ही गोवा ने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप की है जिसका नाम है गिफ्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा रिसेंटली डेनमार्क न्यूज में था क्योंकि उन्होंने एक नया लॉ बनाया, नया कानून बनाया है ताकि चाइना की कंपनी हुआवे डेनमार्क में 5G नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए अपनी बिडिंग ना दे सके। यानी इन सिंपलेस्ट टर्म, ताकि ये चाइनीज कंपनी डेनमार्क में 5G नेटवर्क के लिए काम ना करे, इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया था। और 5G नेटवर्क के लिए उन्होंने बाद में फिर एरिक्सन नाम की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नेक्स्ट न्यूज है वैक्सीन से रिलेटेड। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोवैक्स कि सरकार अब इस वैक्सीन को भी प्रोक्योर करेगी और इसको तैयार किया है बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। सो इससे पहले सरकार ऑलरेडी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक को मंजूरी दे चुकी है। स्पुतनिक की बात करें तो ये रशियन वैक्सीन है। रिसेंटली रशिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी को फॉर्मली छोड़ दिया है। अब ये अगर आप करंट अफेयर्स काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो इश्यू है वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000वीं बार कवर हो रहा है। ये एक ट्रीटी है जिसमें ये परमिशन है कि आप इस ट्रीटी के अदर मेंबर्स हैं उनके देश के ऊपर अपना जहाज ले जा सकते हो, देख सकते हो कि वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई तो नहीं कर रहे। यानी स्काईज ओपन है। मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का एक एग्जांपल लें तो अगर हम इस ट्रीटी के पार्टनर होते तो इंडिया बांग्लादेश की साइड जा सकता था ये चेक करने के लिए कि बांग्लादेश की आर्मी है वो इंडियन बॉर्डर पर कुछ ऐसा तो नहीं कर रही, कुछ प्लान तो नहीं कर रही। इसी तरीके से बांग्लादेश भी इस साइड आ सकता था। तो ये ट्रीटी इसलिए न्यूज में थी क्योंकि पहले रशिया ने अनाउंस किया कि वो इस ट्रीटी को छोड़ने वाला है और यूएस ने भी अनाउंस किया कि वो इस ट्रीटी को छोड़ने वाला है। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन पॉलिसी अपडेट की है और अब गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोक्योर करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोक्योर करेगी और वो स्टेट्स को दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन के प्राइस से सिर्फ 150 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि 21 जून से मास लेवल पर फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशिया के मेरापी वोल्केनो से। सो ये भी हर 2-3 महीने बाद न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी के कारण ये न्यूज में रहता है। सो सबसे पहले अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है इंडोनेशिया
और इसमें ये है माउंट मेरापी, ये है मलेशिया, ये है इंडियन ओशियन। ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अंडमान सी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, फिलीपींस सी एंड जावा सी। और ये है अपना देश इंडिया, ये है हमारा पुराना राज्य जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर कोलैबोरेट करके एक पोर्ट पर काम किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए इस पोर्ट का नाम क्या है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। सो आर्मी IBG सेटअप करने वाली है। IBG का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और ये एक्चुअली है क्या। सी, इंडिया का जो नेबरहुड है वो होस्टाइल है। होस्टाइल का मतलब है कि हमारे पड़ोसी हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान। सो हमारी आर्मी है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको हमेशा बैटल रेडी होना चाहिए। इसी के लिए ये स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए हैं कि ये ग्रुप्स हैं वो बैटल रेडी रहें, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो इजीली इनको मोबिलाइज किया जा सके। मोबिलाइज का मतलब है जहां पर इनकी जरूरत हो वहां पर इनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके और ये वहां पर जो एनिमी फोर्सेस हैं उनको काउंटर कर सके। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप हैं वो इंडियन आर्मी में सेटअप किए जाएंगे 2022 तक। इससे क्या होगा? इससे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मोबिलाइजेशन है वो क्विक होगा और वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अगर कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो लगभग एक IBG में 5000 तक सोल्जर्स होंगे, जिसमें टैंक्स होंगे, एयर डिफेंस इंजीनियर्स, यानी सब टाइप के जो भी नेसेसरी डिपार्टमेंट हैं उससे लोग होंगे और वो एक इंडिपेंडेंट तौर पर डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेल स्टॉर्म से रिलेटेड गन्स के कारण। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश न्यूज में था एंटी हेल गन्स के कारण। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। ये देखिए, ये है ओले, या हो सकता है आपकी लैंग्वेज में इसको कुछ और बोलते हो, लेकिन ये बर्फ के गोले हैं और ठंडे एरियाज में ऐसे बर्फ के गोले पड़ते हैं जिसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान होता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एंटी हेल गन्स इंस्टॉल की जाती है। इस चीज को बोलते हैं हेल स्टॉर्म, यानी इन बर्फ के गोलों की जो बारिश होती है उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। अब ये एंटी हेल गन करेगी क्या? ये ऐसी एक गन होगी, इसमें केमिकल फिल किया जाएगा। केमिकल क्या होगा? इसमें एसिटाइलिन होगा। ये केमिकल क्या करेगा? ये गन है, ये बार बार यानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद फायर की जाएगी और इस केमिकल की वजह से एक शॉक जनरेट होगा और उस शॉक की वजह से ये बर्फ के गोले नहीं बन पाएंगे, यानी कि पिघल के बारिश के तौर पर, ना कि बर्फ के तौर पर। सो हुआ क्या? पहले बर्फ के गोले पड़ते थे, बाद में हमने इस गन की मदद से केमिकल फायर किया, इस केमिकल की मदद से शॉक जनरेट हुआ और उस शॉक की वजह से ये बर्फ के गोले हैं वो टूटने लगे और टूटने की वजह से रेनफॉल हो गया। तो इस रेनफॉल से उतना नुकसान नहीं होगा फसल को जितना इन बर्फ के गोलों से होना था। सो ऐसी मल्टीपल गन्स उन एरियाज में इंस्टॉल की गई हैं जहां पर हेल स्टॉर्म के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ये सेटअप की गई और इनमें से एक इंडिजीनियस भी है। इंडिजीनियस यानी कि अपने देश की बनाई हुई, तो इसको तैयार किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। सो कल हमने कवर किया था हरियाणा की ऑक्सी-1 स्कीम को। अब एक और स्कीम न्यूज में थी हरियाणा की प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, यानी कि सरकार ओल्ड ट्रीज यानी जो पुराने पेड़ हैं, जो 75 ईयर्स से ज्यादा पुराने पेड़ हैं, उनके लिए सरकार 2500 रुपए पेंशन अमाउंट रिलीज करेगी ताकि इन ट्रीज को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को उगाया जाए और जो पुराने ट्रीज हैं उनको भी बचाया जाए। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने रिसेंटली ऑक्सी-1 स्कीम भी अनाउंस की थी। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव भी न्यूज में था, ये भी ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है, पंचवटी प्लांटेशन। ये भी हरियाणा का ही एक इनिशिएटिव है। प्राणवायु की बात करें तो रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्राणवायु अवार्ड देने की घोषणा की थी और ये अवार्ड अंकुर स्कीम के तहत दिए जाने हैं। सो जो लोग पेड़ उगाएंगे उनको अंकुर स्कीम के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्राणवायु अवार्ड देगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो रिसेंटली मध्य प्रदेश इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि कूनो पलपुर जो नेशनल पार्क है वहां पर चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी चीता लाए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में है। चीता कहाँ से लाए जाएंगे? ये साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को ओवरसी करेगी, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान तैयार किया है वो WII ने तैयार किया है। यह है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रैंप
प्रोग्राम। सो आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि रैम्प की फुल फॉर्म क्या है या फिर ये किस सेक्टर से रिलेटेड है। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का ये प्रोग्राम अप्रूव किया है इंडिया के एमएसएमई सेक्टर के लिए। सो रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। सो ये रैम्प प्रोग्राम है जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट दी जाएगी। नाउ प्रेजेंट में एमएसएमई मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए चैंपियंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया था कुछ महीने पहले। नेक्स्ट है सोलर पावर्ड बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी। सो बिटकॉइंस हैं, उनकी माइनिंग के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत होती है और कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसी प्रोसेस को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए स्क्वायर नाम की कंपनी है वो ब्लॉकस्ट्रीम नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी ताकि ये जो बिटकॉइन माइनिंग का जो कंप्यूटर रिलेटेड प्रोसेस है वो सोलर पावर्ड बनाया जा सके। सोलर पावर्ड का मतलब है सनलाइट से ये बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी को चलाया जा सके ताकि एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम हो। और ये जो स्क्वायर नाम की कंपनी है ये ट्विटर के ओनर जैक डोर्सी की है, यानी वो इसमें एक की प्लेयर है। रिसेंटली ट्विटर की बात करें तो ट्विटर नाइजीरिया में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिया में भी ट्विटर न्यूज में था क्योंकि MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रेगुलेशन गाइडलाइंस जारी की थी। नाइजीरिया की बात करें तो रिसेंटली नाइजीरिया एक और इवेंट के कारण न्यूज में था और यह है इकोवास। इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स और इसका मुख्यालय है नाइजीरिया के अबूजा में। रिसेंटली ये ग्रुपिंग इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने माली नाम के देश को, माली एक अफ्रीकन कंट्री है, माली को सस्पेंड कर दिया है इस ग्रुपिंग से। नेक्स्ट है इसरो से रिलेटेड। सो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और जिसके चीफ है डॉक्टर के सिवन। इन्होंने 3 टाइप के वेंटिलेटर्स बनाए हैं और इनका नाम है प्राण, वायु, स्वस्थ। इसके अलावा उन्होंने एक श्वास नाम का ऑक्सीजन सिलेंडर भी बनाया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सब चीजें इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने तैयार की हैं। ये इसरो का एक सेंटर है। विक्रम साराभाई कौन थे? वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पर है? ये है त्रिवेंद्रम में, यानी केरला में। रिसेंटली केरला इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उन्होंने नॉलेज मिशन लॉन्च किया है। इसके अलावा केरला न्यूज में था क्योंकि वेजिटेबल्स के लिए MSP अनाउंस करने वाला केरला भारत का पहला राज्य है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या है कि गाइडलाइंस इश्यू की जाती हैं कि ये सर्विसेज सिटीजन्स को इस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब एक चार्टर में स्पेसिफाई किया जाता है ताकि लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि कोई चीज कैसे करवाई जानी है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो भी डिले ना करें किसी भी काम को करने में। तो सिटीजन चार्टर इसलिए तैयार किया जाता है ताकि जो सर्विस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने NIRDPR के साथ मिलकर ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार किया। NIRDPR क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे। सो ये मनाया गया था 8 जून को। थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट। इसको रिलीज किया था CSC ने। CSC क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में इंडिया की रैंकिंग है 117। लास्ट टाइम ये रैंकिंग थी 115, यानी 2 रैंक में ड्रॉप हुआ है। SDG के कंटेक्स्ट में रिसेंटली SDG इंडिया इंडेक्स भी न्यूज में थी जिसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। सो इसको THE ग्रुप ने रिलीज किया है। THE का फुल फॉर्म है टाइम्स हायर एजुकेशन। सो इस रैंकिंग के हिसाब से एशियन यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है और टॉप पोजीशन पर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। टॉप 100 में इंडिया के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट है IISc बेंगलुरु, सेकंड है IIT रोपड़ और थर्ड है IIT इंदौर। IISc बेंगलुरु है वो 37th पोजीशन पर है
और IIT रोपड़ 55 यानी 55th पोजीशन पर, और IIT इंदौर है वो 78th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है OPCW। OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। सो रिसेंटली ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सीरिया में लगभग 17 बार 17 टाइम्स केमिकल वेपन्स यूज किए गए हैं। सो जैसा कि इस फुल फॉर्म में सजेस्टेड है कि ये ऑर्गेनाइजेशन केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए बनाई गई है, और 2013 में इसको इसके काम के लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। इसका मुख्यालय है वो हेग में है। एक और इम्पोर्टेंट बात, रिसेंटली इंडिया के जो कैग है, कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको 3 साल के लिए OPCW के भी ऑडिटर के तौर पर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है वाटर बरियल। सो रिसेंटली ये फिल्म न्यूज में थी क्योंकि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, और ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। नेक्स्ट है संजीव सहाय। सो रिसेंटली मिस्टर सहाय इसलिए न्यूज में थे क्योंकि वो PNGRB के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। PNGRB क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कानून के तहत बनाई गई है, और किस कानून के तहत बनाई गई है? ये है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट, ये 2006 का। नेक्स्ट है रंजीत सिंह दिसले। सो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले वो पहले इंडियन बने थे जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। अब रिसेंटली वो इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन यानी फीना। सो रिसेंटली फीना इसलिए न्यूज में था क्योंकि वीरेंद्र नानावटी को फीना में एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, और वो पहले ऐसे मेंबर हैं जो इस फेडरेशन में अपॉइंट किए गए हैं। पहले ऐसे इंडियन मेंबर हैं जो इसके मेंबर बने। उनका कार्यकाल यानी उनका टर्म 2021 से 2025 तक होगा। लास्ट है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। सो रिसेंटली USA ने $57 मिलियन की सपोर्ट की घोषणा की है 7 कंट्रीज के लिए जहां पर टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले एक बात बताइए कि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है या एक वायरल डिजीज है? सो ये 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? ये 7 कंट्री हैं इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, ताजिकिस्तान एंड यूक्रेन। ये चारों एशियन कंट्री हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, और ये अफ्रीकन कंट्री है। सो इन 7 कंट्रीज में टीबी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसी को सपोर्ट देने के लिए यानी कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए USA ने फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा की है। यह है $57 मिलियन। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स एंड न्यूज आर्टिकल्स